बैक टू यू जुबैर साहब फरमाए दीजिएगा। आज चौंका दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। उन्होंने कहा कि क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा है? आप मदावे का जिक्र कर रहे थे सर, मदावा आपके लीडर लंदन में बैठ के करेंगे क्या? वो कह रही है कि कभी छुपते देखा है? बीमारी के एवज नवाज शरीफ साहब बाहर गए। 1204 दिन हो चुके हैं आपके सुप्रीम लीडर को बाहर रहते हुए, यानी कि 40 महीने बनते हैं और 172 हफ्ते बनते हैं जो आपके सुप्रीम लीडर बाहर बैठे हुए हैं और अदालतों का सामना नहीं कर रहे। एक तो बहर आप रिकग्नाइज करती हैं कि हम बोल बोल के इस जगह तक तो ले आए हैं कि आप भी कह रही हैं कि हाँ गलत फैसले हुए नहीं होंगे। उस दिन सिर्फ अगर उठा के देख लेते 28 जुलाई 2017 को कि जब 5-0 का वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, तो उसमें लिखा क्या था? मतलब कोई उस वक्त शौक नहीं हुआ था कोई कि ये क्या लिखा हुआ है? और हमारी तो बात, हम तो चीखें मार रहे थे लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। वो जी पनामा पर फैसला कर दी, पनामा पर तो फैसला ही नहीं हुआ था। एक बिल्कुल वो सही बात है। हम बार बार अब बच्चे को ये याद है कि वो जो फैसला हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर रिसीवेबल नहीं दिखाया था, जो कि दिखाना ही नहीं था, जिसकी सेंस भी नहीं बनती, जो कि लाफेबल है, मतलब इवन फ्रॉम एन अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट जिसको यूज किया था। और पाकिस्तान के लॉ का नहीं जिक्र किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जिक्र किया। भाई पाकिस्तान में क्या इनकम टैक्स लॉज नहीं है? पाकिस्तान में रिसीवेबल कब होता है और कब डिक्लेयर करना चाहिए उसके क्या लॉज नहीं है? पाकिस्तान की अकाउंटिंग में ऐसी कोई चीज ही नहीं थी कि आपको ब्लैक लॉ डिक्शनरी जाना पड़ा। फिर आपने एक ऊपर से मॉनिटरिंग जज लगा दिया। फिर आपने कहा कि जी इनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करें नैब। Since when has Supreme Court? सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मान भी लिया जाए ये तमाम तर नाइंसाफी हुई, गलत फैसला आया, उसको आपने फिर भी कोर्ट के अंदर अदालतों का सामना करना है ना। 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर इश्तेहारी बन के लंदन में बैठे हों सर और अपनी मर्जी से कहें कि जब मेरा दिल करेगा मैं आके सामना करूंगा अदालतों का, और वो भी बीमारी के एवज बैठे हों सर, मगर यूरोप की ट्रिप्स भी हों, कॉफी ट्रिप्स भी हों, बेंटले के अंदर एलवी में शॉपिंग भी हो रही हो, माजरत के सर आम पाकिस्तानी का दिल दुखता है। इसके ऊपर जवाब देना होगा। मैंने आपको बताया 1204 दिन, 40 माह, 172 हफ्ते हो चुके हैं। अच्छा, इश्तहारी का देखे ना, निजाम सबके लिए सेम होना चाहिए। 2017 में जब केस चल रहा था ना पनामा का, तो इमरान खान इश्तहारी डिक्लेयर हुए थे और वो ऐसे हीरो बन के कोर्ट नंबर 1 में आते थे जैसे मतलब वो सबसे पवित्र शख्स हैं, और सामने 5 जजेस बैठे होते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी ये पूछने की कि भाई ये शख्स तो इश्तहारी है। और हम उस वक्त भी शोर मचा रहे थे, लेकिन मसला ये था मेहर, आप और आपके साथी एंकर्स और जर्नलिस्ट वगैरह सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि ये इमरान खान है, वो इश्तहारी हो भी तो क्या फर्क पड़ता है उस वक्त। वो सर आप फिर जवाब सवाल चना जवाब गंदुम दे रहे हैं। मैं माजरत से सर आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि पलड़ा कब तराजू में होगा और बैलेंस में होगा। ये जिसके खिलाफ फैसला आता है उसको तो हमेशा इम्बैलेंस लगता है, और बात इसी में अच्छी है कि नो मैटर वॉट आप आके अदालतों का सामना करें, आप ना कहें कि जब दिल करेगा तो सामना किया जाएगा। बट मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन जुबैर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बिजनेसमैन से मिलना, वोट को इज्जत मिलती है जब आपकी फाइनेंशियल टीम में बिजनेसमैन का एतमाद ना हो, तसलियां कहीं और से चाहिए हो, एतबार कहीं और का हो? एक तो मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैंने कहीं आज पढ़ा था किसी ट्वीट में या किसी जगह कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले हैं। ये इससे ये आपने अखज़ कर लिया कि इसका मतलब ये है कि वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी मईशत की टीम में। हो सकता है, क्या अखज़ करें सर? देयर आर सीरियस इश्यूज एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, एंड बिजनेसमैन जाहिर है सफ़र कर रहे हैं, आम आवाम भी सफ़र कर रहे हैं। बिजनेसमैन चूँकि डिसीजन मेकर हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, तो उनके हवाले से अगर उन्होंने वॉइस रेज की है एंड दे हैव रीच्ड आउट, मुझे बिल्कुल इसका बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे बिल्कुल ये कंफर्म भी नहीं है कि ये हुआ है ऐसी मीटिंग या नहीं हुई है। बट अगर फर्ज करें हुई है तो बिजनेसमैन ने किस तरह से अप्रोच किया, किस तरह से वो मुलाकात हुई है, आई हैव नो बैकग्राउंड टू दिस, तो मैं रादर नॉट
कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैरिटी थी ऑपोजिशन में जब आप लोग थे कि मुलाकातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। जब सितंबर 2020 में भी ये मुलाकात हुई थी कराची में, बहुत क्लैरिटी थी इस हवाले से। ऑन रिकॉर्ड हैं तमाम तर रहनुमाओं के बयान। फाइनेंशियल टीम हेडेड बाय इसाक डार साहब क्यों बिज़नेस कम्युनिटी को एतबार नहीं है उनमें, क्यों तसल्ली, रहनुमाई, ज़मानत कहीं और से एक्सपेक्ट की जा रही है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर पर नजर। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका औरत को तज़हीक का निशाना बनाकर ये समझता है कि वो इज्जतदार है, उसे लाइसेंस है कि वो जब चाहे जिसकी चाहे इज्जत हवा में उछाल दे, क्योंकि उससे पूछने वाला कोई नहीं। वो अपने आप को दूसरों, खास तौर पर औरत ज़ात पर, खुद को बेहतर समझता है। उनकी सोच पर ऐसी गर्द पड़ चुकी है नाजरीन कि वो औरत पर तंज, नेम कॉलिंग, गलीज और घटिया इल्ज़ामात का इस्तेमाल करके ये समझता है कि ऐसा करने से उसकी मुआशरे में इज्जत बढ़ जाएगी। यही सोच उन्हें औरतों के मुआशरे और सियासत में किरदार से खाइफ कर देती है और फिर वो औच्छे और घटिया इल्जामात लगाकर औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाहे वो औरत कोई भी हो, उस पर इल्जामात और लेबल्स लगाकर साबित करने में अपनी इज्जत और मकाम को मिट्टी में रोन देता है। औरत की कामयाबियां कि जब उसे बुरी लगने लगती हैं तो वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि इंसानियत शर्मा जाती है। मगर जब ऐसा शख्स किसी ऐसे ओहदे पर पहुंच जाए जहां लोग उसकी बात सुने, उस पर अमल करें या फिर वही बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करें या अपनी निजी महफिलों में रिपीट हों, तो फिर लाजमी हो जाता है कि उस पर बात की जाए। खास तौर पर एक ऐसा शख्स कि जो अपनी जबान के बलबोते पर पंजाब जैसे बड़े सूबे का 4 बार वजीर रह चुका हो और अपनी जमात की तर्जुमानी करता रहा हो, वो इस पर बात करना और भी लाजिम हो जाता है। और एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो वो भी कि जो अपने आप को नौजवानों की तर्जुमान और रोशन ख्याल तस्वुर करती हो, बहुत बात करना और भी लाजिम हो जाता है। क्योंकि ऐसे शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपने सियासी मुखालिफ के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा या ऐसे इस्तारे इस्तेमाल करेगा कि जिन्हें हमारे मुआशरे में बुरा और गलीज समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असेंबली के साबिक रुकन, 2 बार तर्जुमान और 4 बार वजीर रहने वाले फयाजुल हसन चौहान की। फयाजुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज शरीफ पर तंकीद की और कितने आगे चले गए, मुलाहिजा कीजिए। बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि जो है वो गैरत उधार पे ले लो। हमारी बदकिस्मती है कि पहला मौका नहीं है। इससे कबल फयाजुल हसन चौहान ने बतौर वजीर और तर्जुमान ऐसे ही बयानात दिए हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनको ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर कुछ अरसे बाद उन्हें बहाल करके ओहदा वापस दे दिया गया। बेगम सफदर अवान साहिबा की हिस्ट्री है, जिस चीज में हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने मियाँ का चलता फिरता घर का बेड़ा गर्क। नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते मैं कहा जो है ना, साल से 3 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो उसी मन के अंदर। फयाजुल हसन चौहान साहब, औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। कल आपकी माँ, बहन, बेटी को भी सियासत में आना हो, पब्लिक डोमेन में आना हो, मीडिया में आना हो, कहीं भी वर्क स्पेस में जाना हो, तो ये जहन में रखिएगा कि आपने किन किन माँ, बहनों, बेटियों के किरदार पे कीचड़ उछाला था। आप समेत हम सबको मरीम नवाज की सियासत से 100 इख्तलाफ हों, मीडिया में मौजूद खवातीन के इजहार राय से इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपने मरीम नवाज की तौहीन नहीं की, आपने औरत की तौहीन की है मजमूई तौर पर, जो अपनी राय रखती है। खुदा खुदा करके हमारी सियासत 90 की दिहाई से आगे जाती दिखाई दे रही थी। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, अब तो सोशल मीडिया पर खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसे ऐसे ट्रेंड चला दिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस पर ऐसे ऐसे ट्रेंड चला दिए जाते हैं कि अलमान अल हफीज़, वो अल्फाज पढ़ते हुए भी घिन आती है। मेरे लिए मरीम नवाज भी उसी तरह मोहतरम है कि जिस तरह बुशरा बीबी हैं। जब बुशरा बीबी के खिलाफ भी घटिया कैंपेन चलाई गई तो हमने मुजम्मत की, लेकिन इस मुल्क में फातिमा भुट्टो हों, बेगम राना लियाकत अली खान हो, नुसरत भुट्टो हों, सबीन महमूद हो, यास्मीन रहमान हो, बेगम नसीम वली खान हो, आसमा जहांगीर हो, कुलसूम नवाज हो, बेनज़ीर भुट्टो, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये तमाम बहादुर खवातीन हमने पैदा की हैं, इनकी बहादुरी उनकी पहचान बनी है। मर्दों के मुआशरे में इन्होंने अपनी कुव्वतों का लोहा मनवाया है, अपनी जानों से गुजरी हैं, चैलेंज किया है इस माइंडसेट को। पाकिस्तान बनाने में अगर कायदे आजम का दाएं बाजू बनकर उनकी बहन थी कि जो मुल्क दिलवाने में जिन्होंने गैर मामूली किरदार अदा किया, और फिर जब मार्शल लॉ लगा तो फातिमा जिन्ना ने ही जनरल अयूब खान की ताकत को ललकारा और चैलेंज किया, और ऐसा चैलेंज किया कि अयूब खान को धांधली करवा कर जीतना पड़ गया।
इसके लिए अयूब खान को गद्दारी जैसे इल्ज़ाम का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर और इस मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म, इस मुल्क को आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐसा साथ दिया कि आती दुनिया तक उनका नाम रोशन रहेगा। और फिर उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमरों की ताकत को उन्होंने ललकारा, तारीख रकम कर दी। अपने बाप को फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी देखा, अपनी जान को भी कुर्बान कर दी, लेकिन पीछे नहीं हटी, हार नहीं खाई। इसी तरह कुलसूम नवाज परवेज़ मुशर्रफ दौर में अकेले ऐसी तहरीक चलाती रहीं कि अपने शौहर को मौत के मुंह से वो निकाल ले गई। हमारी सियासत को हो क्या गया है, हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे सियासी कायदीन को हो क्या गया है जिन्होंने हमें लीड करना है, हमारे माइंडसेट्स को शेप करना है, इस नैरेटिव और डायलॉग को आगे लेके जाना है। कभी बेनज़ीर भुट्टो को नाम खिलाए जाए, ऐसे ऐसे अल्फाज के तारीख पढ़ते हुए भी शर्म आती है। पीली टैक्सी, ये औरत, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम। आप इससे सबक सीख लीजिए कि कल जो नवाज शरीफ साहब कहते थे ये औरत कह के ललकारते थे बेनज़ीर भुट्टो को, आज उनकी बेटी मैदान में है, उन्होंने सबक सीखा है। ये कभी किसी बाप पे मौका ना आए, किसी बाप पे मौका ना आए, किसी भाई पे मौका ना आए कि दूसरों को ललकारो और उसके बाद खुद अपनी ख़वातीन आगे आएँ। हमारे मुल्क और इसकी तरक्की सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब औरत को इज्जत दी जाएगी और उसको मैदान में उतरने दिया जाएगा, उसको वो कंफर्ट दिया जाएगा विच शी डिमांड्स, शी रिस्पेक्ट्स। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।